चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का पहला आम बजट है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हो, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजनों, माताओं, बहनों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। कृषि विकास हो, श्रमिक कल्याण हो, अधोसंरचना का विकास हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, और सबसे बड़ी बात है कि सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग को छुआ है। सर्वव्यापी मतलब देश के हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट से लगा कि आप किसी भी राज्य को देख लें तो उस दृष्टि से सर्वव्यापी है और सर्वसमावेशी है। सचमुच में तो यह बजट देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया, उसको पूरा करने वाला बजट है। ये 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। ये दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। इस बजट का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। जैसा कि सबकी जानकारी में है, 7 सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं बजट की। समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। ये केवल 23-24 का बजट नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला बजट है। देश के मध्यम वर्ग को व्यापक राहत देते हुए पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त किया गया है और नौकरी पेशा लोगों सहित जिनकी आय 7 लाख रुपए तक की है, अब उनकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स के स्लैब को भी घटा के 5 तक सीमित किया गया है। एक बड़ी बात, जो मोटे अनाज, जिसको भारत श्री अन्न योजना, श्री अन्न भारत ने कहा है, मोटे अनाज का हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मध्य प्रदेश में भी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदों, कुटकी, ये बड़ी मात्रा में होते हैं।
भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की कटिबद्धता को दोहराता है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित किया जाएगा। इससे मिलेट्स के उत्पादन की वृद्धि सहित अनेकों शोध के काम होंगे। मैं इसलिए भी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, पीएमबीटीजी विकास मिशन, इससे ये स्पष्ट होता है कि आदिवासी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार कितनी गंभीर है। 15,000 करोड़ रुपए का इसके लिए कोष बनाया गया है बुनियादी सुविधाएं देने के लिए। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,500 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की भी 3 साल में भर्ती की जाएगी। तो ये हमारे जनजातीय बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से बहुत स्वागत योग्य कदम है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया गया है। मुझे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा, ये विश्वास है। और अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि के लिए मदद की जाएगी और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये बहुत दूरगामी फैसला है। केमिकल और फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण हमारी धरती की जो स्थिति आज हो गई वो उससे हम सब परिचित है और उसके कारण जो मानव स्वास्थ्य को और केवल मानव नहीं जीव मात्र को जो नुकसान हो रहा है वो भी हम जानते हैं। नेचुरल फार्मिंग धरती को बचाने का अभियान है, तो मैं इसको बहुत दूरगामी कदम मानता हूं। वैसे ही 6,000 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ रुपए के फंड से पीएम मत्स्य समता योजना की एक नई उपयोजना है मछुआरे मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र के माइक्रो स्मॉल उद्यमियों के लिए। यह भी विशेषकर हमारे मछुआरे समुदाय के लिए नई संजीवनी प्रदान करेगी। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4 बहुत स्वागत योग्य कदम है, जिसमें 40 स्किल सेंटर्स देश भर में स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने ग्लोबल स्किल पार्क जैसी परिकल्पनाएं शुरू की है। इससे स्किल्ड मैन पावर तैयार करना और उसके बाद उनको रोजगार प्राप्त देश में और जरूरत दुनिया में भी है। तो हमारी स्किल्ड मैन पावर अगर हमारे पास है तो युवाओं को निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ मिलेगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत भी प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। एक और स्वागत योग्य कदम है महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का फैसला। इसमें अब बहनों को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली जो राशि थी उसकी रकम को भी 4.5 लाख से बढ़ा के 9 लाख रुपया करने का फैसला किया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है।
ये महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर ये योजनाएं साबित होगी। एक और जो अभियान है धरती को बचाने का, 23-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य पर आधारित है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और सरकार ने जो टारगेट तय किया वो बहुत महत्वाकांक्षी है। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। ये जो प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की, उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इसका भी निश्चित तौर पर लाभ होगा। और रेल बजट 2,40,000 रुपए का किया गया है। अगर 13-14 से इसकी तुलना करें तो 9 गुना ज्यादा। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ा के 10 लाख रुपया किया जा रहा है और राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन को भी 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। इसका राज्य लाभ उठा सकेंगे, विशेषकर अधोसंरचना के विकास में। गरीबों के लिए मकान बनाने की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको बढ़ा के 69,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। हर गरीब को छत नसीब होगी। और मोदी जी गरीबों के लिए कितने संवेदनशील है ये फैसला दर्शाता है। हम जानते हैं कि कोविड का संकट है। कोविड के संकट के बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध का भी के कारण जो परिस्थितियां बनी, उसमें 45 लाख करोड़ रुपया बजट का आकार करना भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ही दर्शाता है। 2014 में जो मेडिकल कॉलेज जो 2014 से खुले थे, 157 खुले। अब 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे उन स्थानों पर। हमारे यहां भी मेडिकल कॉलेज खुले, मध्य प्रदेश में लाभ मिलेगा। फिर रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोन, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स वो भी विकसित किए जाएंगे। और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपया हर साल खर्चा किया जाएगा। ये शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने का काम करेगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान और उनको विकसित करने का काम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिए जाने का काम भी सचमुच में बहुत स्वागत योग्य है। एक और योजना का जिक्र करना चाहूंगा मैं। 10,000 करोड़ के निवेश से सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए बेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये बजट 100 साल बाद के भारत की परिकल्पना का बजट है। एक मजबूत नींव उसके लिए रखी गई है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश को अगर देखोगे तो कैन बेतवा के लिए आप देखेंगे लगभग 3500 करोड़ रुपया का आवंटन है। अनेकों जो योजनाएं बनी है उनकी गाइडलाइन अभी आएगी, लेकिन पीजीवीटी मैंने कहा अत्यंत जो पिछड़ी हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं उस योजना से हम लाभ उठाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सबके लिए, उसका लाभ प्रदेश के गरीबों को मिलेगा। एमएसएमई को अगर देखें तो 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी जो हमारे हिस्से में आएगी
और उनको 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। हम अलग अलग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो मैंने जिक्र किया बीच में लॉन्च की जा रही है, उसका लाभ हम उठाएंगे। एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया जाएगा, तो एमएसएमई के विकास में ये निश्चित तौर पर काम आएगा। फिर पीएम आवास योजना का जो व्यय बढ़ा है, मैंने कहा 66% बढ़ा है, तो हमारे यहाँ 79,000 करोड़ हो गया है। तो हमारे गरीबों के मकान बनेंगे। नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के साथ हमारे सब स्थानों पर खोले जाएंगे। यूनिटी मॉल की स्थापना हर राज्य की राजधानी में होगी, तो उससे ओपी जो उत्पाद है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। वैकल्पिक उर्वरकों को खाद को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना है। हम लोगों ने इंदौर में, जबलपुर में गोवर्धन प्लांट की स्थापना शुरू की। हम इनको और बड़े पैमाने पर हम लगाएंगे। महिला सम्मान बचत पत्र पे 2 साल के लिए निवेश होगा, तो मध्य प्रदेश की हमारी बहनों को लाभ मिलेगा। फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उसका हम लोग शहरों के विकास के लिए लाभ उठाएंगे। तो कुल मिला के बाकी जो योजनाएं हैं उन सब के लिए भी व्यापक गाइडलाइंस आएंगी। उसके अंतर्गत हर राज्य को फायदा मिलेगा, मध्य प्रदेश को भी फायदा मिलेगा। और इंटरेस्ट फ्री लोन जो 50 साल के लिए दिया जा रहा है, जो राज्य बेहतर काम किएगा, हमने सबसे बेहतर उसका लाभ उठाया है, हम उसका भी लाभ उठाएंगे। पर्यटन स्थलों का विकास करना हो, नए हवाई अड्डे हो या रेलवे का विकास हो, इन सब का लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। आपने गरीब कल्याण योजना की बात की, लेकिन सतना जैसी तस्वीरें आ रही है जहां गेहूं में रेत या रेत में गेहूं समझ में ही नहीं आ रहा है। और वो लोग पकड़ लिए जाते हैं, कहीं समझ में आता है तो तुरंत पकड़ते हैं। ऐसा कि एक व्यापक गाइडलाइन अब हमारे पास है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन बढ़ा है तो हम अपने गरीबों के मकान कैसे ज्यादा बनाएं, उस पर हम ध्यान देंगे। तो मोटे तौर पर मैं एक योजना की बात नहीं करता, इससे मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा। और मध्य प्रदेश के बजट बनाते समय हम इन योजनाओं को ध्यान में रखेंगे। दीदी ले रहे हैं इसको इलेक्शन बजट के हिसाब से भी देखा जा रहा है। अभी 9 राज्यों में इलेक्शन है, जहां मध्य प्रदेश भी है, और अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, उसके पहले कोई बजट आ नहीं रहा है। तो कोविड के जो फाइनेंशियल दिक्कतें आए हैं लोगों के पास, उसके बाद ये रिलीफ वाला बजट जो है, ये समवट ये दिखा जा रहा है कि भाजपा के प्रति फिर से लोग सॉफ्ट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं ये मानता हूँ मैडम। और सेकेंडली भाई साहब एक और जी, ये जो आपने कोदो कुटकी की बात की, जो मोटे अनाज है, ये मध्य प्रदेश में भी होता है, और ये जो इसका जो एनकरेजमेंट दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए एमएसपी का भी अनाउंसमेंट करना चाहिए? पहली चीज तो ये कि भारत में हर वर्ष इलेक्शन ईयर ही है, क्योंकि कोई साल ऐसा नहीं कि जब हमारे देश में चुनाव ना होते हो। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे का ढोल बज जाता है। तो अगर हम ये कहें कि इलेक्शन ईयर, तो हमारे यहाँ तो हर ईयर इलेक्शन ही है। लेकिन कोविड के बाद पूरे दुनिया की जो हालत हुई, मैंने बताया रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भी, उन परिस्थितियों में 50 साल के विकास की बुनियाद रखने वाला बजट केवल ये तात्कालिक नहीं है, लेकिन आपने भी स्वीकार किया और मुझे भी प्रसन्नता है कि इसमें बड़ी राहत जनता को दी गई है। ये हम सबके लिए आनंद का विषय है। जी दीदी हो गया आपका मिलेट्स वाला देंगे। मिलेट्स को बढ़ावा देंगे और मध्य प्रदेश में अभी भी मिलेट्स से कई उत्पाद तैयार। आप जानते हैं, डिंडोरी में भी बहुत पहले हमने कोदों और कुटकी की प्रोसेसिंग हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही करवाना प्रारंभ कर दी थी, तो इसको और प्रोत्साहन मिलेगा। एक मिनट, अभी तो मिलेट्स को बढ़ावा देंगे। इसी तरह का बजट का मध्य प्रदेश का जनसंख्या का मध्य प्रदेश है, यहाँ तीसरे नंबर पर हमें हुआ है 80,000 करोड़ की करीब। तो इसको किस रूप में देखते हैं, क्योंकि स्टेट की फाइनेंशियल जो स्थिति है आपके पास सुधर भी रही है,
इलेक्शन ईयर भी है और वेलफेयर स्कीम्स को और आगे बढ़ाना है, तो ये किस तरह से देखेंगे? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर यूथ बूथ और महिला सशक्तिकरण की जुगलबंदी मंच पे आसीन है, तो महिला आयोग की पोस्ट भी खाली है। तो मेरे दो प्रश्न है, स्टेट एलोकेशन को लेकर और अभी बजट पे बात करें, मैं समझता हूँ। रुको ना भाई, पहले से एक एक करके एक एक बोलेंगे तो समझ में आएगा। कमलनाथ जी तो पहले रुको, एक मिनट रुको ना यार, एक सवाल और। देखिए, कांग्रेस और कमलनाथ जी हताशा से ग्रसित है, इसलिए कुछ ना कुछ तो कहना है। तो उनके नेताओं के बयान देख लो, अलग अलग, कोई नई बोतल में पुरानी शराब, कोई पुरानी बोतल में नई शराब, इसी तरह के जुमले बोल रहे हैं। अब उस पर मैं क्या कहूँ? एक मिनट, एक एक कर भैया, मैंने इस सरकार के लिए वोट मांगा, मुझे फांसी पे लटका। बैठ जाओ। सर उमा भारती ने कहा है जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है, क्या ये पार्टी की लाइन है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व पे भी कई तरह की बात शेयर कर रही है। बताइए। आप ही हो। चलो हो गया, चलिए बैठ जाओ भैया। जितना आवश्यक है उतना मनरेगा में भी दिया गया है, लेकिन उसके साथ जिन योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया गया है वो बहुत उल्लेखनीय है और वो गरीबों के लिए बहुत कल्याणकारी है। बजट है आज का विषय। हाँ, मध्य प्रदेश का बजट इस बजट के लिहाज से किस तरह का होगा, उसका आकार क्या? अभी से काय को बताऊं, बना रहे हैं, विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सर वही कह रहा था कि ये कलेक्टर कॉन्फ्रेंस जो आपने अभी की है, 2 दिन आपकी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस है, इसमें क्या मोटे तौर पर अभी बजट पे बात करें, उस पर मैं बात कर लूंगा। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और बाकी जो मुख्यमंत्री हैं विपक्षी दलों के, उनका ये कहना है कि राज्य जिस हिसाब से टैक्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उसका लाभ बजट। पूरे देश ने, देश के अर्थशास्त्रियों ने, जनता ने इस बजट का व्यापक स्वागत किया है। हमारे देश में दिक्कत यह है कि अच्छा भी हो तो अच्छा कैसे बोलें, अगर विरोधी हैं तो, इसलिए उनको ये बोलना है, बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान वाली चर्चा यहाँ पे दिल्ली में बैठक नहीं है, वो तो मध्य प्रदेश भवन का केवल उद्घाटन।